और अब तक जो नतीजे आए हैं उन नतीजों पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। हालांकि जब फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद कॉन्क्रीट उस पर बिल्कुल जो पार्टियां हैं वो भी चिंतन करेंगी। कई जगहों पर टिकट जिन लोगों ने अपना सिंबल दिया था, कई जगहों पर बगैर सिंबल के भी चुनाव लड़े गए, लेकिन जहां पर निर्दलीय भी चुनाव लड़े गए, बगैर सिंबल के लड़े गए, वहां पर एक सपोर्ट तो होता है, पता चलता है कि कौन किसका आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है। और जो बड़े नेता होते हैं, अपने जिले स्तर के हों या फिर राज्य स्तर के हों, उनकी अपनी साख भी इन चुनाव में दांव पर लगी होती है। किसका साख बढ़ा है, किसका घटा है, किस दल की साख में ताकत उनको मिला है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टियां इन नतीजों को कैसे ले रही है। इस वक्त भूपेंद्र सिंह जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के राजेंद्र जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी, अब तक जो नतीजे आए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नतीजों को अपने अनुरूप पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो साथी विजय हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और जो साथी चुनाव हार गए उनको भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि वो अब से भी ज्यादा समाज की सेवा करें और लोगों के बीच में रहें। हार जीत होती रहती है और वो भी अपना मन ना तोड़े। दूसरी मैं ये बात कहूं कि ये जो चुनाव हो रहे थे, हमारी पार्टी सिंबल पे तो चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे थे। और मैं तो ये समझता हूं कि उनमें से ज्यादातर जो चुनाव लड़ रहे थे ज्यादातर सीटों पर विजयी हुए हैं। असली फॉर्म तो पता लगेगा 3 या 4 दिन के बाद, क्योंकि आदमी चुनाव जीतने के बाद तो अपनी खुशी मनाता है, लोगों के बीच में रहता है, और उसके बाद जब वो हमारे पार्टी कार्यालय में आएंगे तो हमको पता लगेगा कि कौन कौन हमारी पार्टी के वर्कर चुनाव जीते हैं। लेकिन जितने भी लोग हमारी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पास जो खबरें हैं वो तकरीबन सभी चुनाव जीत गए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि 3-4 दिन के बाद आप देखना, सभी लोग बोलेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे और हम चुनाव जीत कर आए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो चुनाव जीत कर आए हैं उनमें एक भावना होनी चाहिए लोगों की सेवा करने की, क्योंकि हम जो छोटी सरकार होती है गांव की, तो गांव में उसकी जिम्मेवारी होती है भाईचारा बना के रखना और लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो उनके काम कराना। हमारी सरकार तो पहले से ही बहुत सजग है और गांव में जितने भी विकास के कार्य हैं चाहे दूसरे कार्य हैं वो बहुत मुस्तैदी से हमारी सरकार करा रही है। लेकिन ये सिस्टम है डेमोक्रेसी कि जो गांव की पंचायतें, गांव की सरकार अब छोटी सरकार बन गई, अब और भी ज्यादा विकास को गति मिलेगी। हमारी सरकार बगैर भेदभाव के और बगैर क्षेत्रवाद की। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, आप ये मान रहे कि ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, और बिल्कुल अगले अभी 24 घंटे 36 घंटे का वक्त लगेगा पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट होने में। इस वक्त मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, हम मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं राजेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश विद्रोही को मैं इस चर्चा में लाऊंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, विपक्ष की आप सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हरियाणा में एक बार फिर से वापसी करे, और देश भर में कांग्रेस का संगठन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मजबूत है उसमें से एक हरियाणा है। कांग्रेस पार्टी नतीजों को कैसे देख रही है और आपके पास क्या अपडेट है? कितने आपके लोगों ने जीत दर्ज की अब तक? देखिए, अभी मैं भाई भूपेंद्र जी को सुन रहा था। भाजपा वाले जुमले मारते हैं, गप ठोकते हैं, पता कुछ होता नहीं है, दावा कर देते हैं। आप इनसे पूछिए ना, 411 जिला परिषद के चुनावों में 102 उम्मीदवार इनके सिंबल पर लड़े हैं। तो बताएं इस सिंबल पर कहां जीता है इनका आदमी? ये कह रहे हैं कि अधिकांश हमारे जीते हैं। किसी भी पार्टी का 102 तो इन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा है, 74 सिंबल पर आईएलडी ने लड़ा है,
100 सिंबल पर आप पार्टी ने लड़ा है, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाइए ना और देखिए कितने भाजपा के जीते हैं, कितने आपके जीते हैं, कितने इनेलो के जीते हैं, बाकी निर्दलीय हैं। हमने तो सिंबल पर लड़ा नहीं, इसलिए इनकी तरह हम गपेड़े ठोके आज ही चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, कंपाइल हुआ नहीं है, जानकारियां हैं नहीं, पूरे जिलों की जानकारियां स्टेट हेड ऑफिस में आएगी, स्टेट ऑफिस में पता चलेगा कौन किसका उम्मीदवार था, कंपाइल होगा, तब जाकर कहीं पता चलता है। और उससे पहले यहाँ करेंगे हम जीत गए, हम जीत गए। अरे भैया आप जीते नहीं आ रहे, आपका मूल्यांकन आपकी 102 जो सिंबल की सीटें हैं उनसे लगेगा। बताइए कितने सिंबल पर जीते हैं? सिंबल पर कोई जीता नहीं, इसका मतलब है इनके कहीं भी कोई नहीं जीते। हाँ, सत्ता के बल पर उन्हें खरीद फरोख्त कर, दबाव बनाकर अपना बना लेंगे, जो इनकी पुरानी परंपरा है। जब ये चुनी हुई सरकारों को जनादेश के खिलाफ अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो जो जिला परिषद के निर्दलीय चुनाव जीतते हैं उनको सरकारी दबाव में या पैसों से खरीद कर अपने पक्ष में कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? तो पहला मूल्यांकन मैं चाहूंगा कि चाहे भाजपा के साथी हैं, चाहे आपके साथी हैं और चाहे इनेलो के साथी हैं, वो हमको ये बताए कि भाई 102 सीटें जो बीजेपी ने लड़ी थी उस सिंबल पर, उसमें बीजेपी के कितने जीते? 74 सीटें लोकदल ने लड़ी थी, उसमें उनके कितने जीते? 100 सीटें आपने लड़ी थी, उसमें कितने जीते? तब कोई सार्थक बहस हो सकती है। और भाई गपेड़े मरवाना चाहो तो मैं कह देता हूं 400 के 400 हमारे जीते हैं और 3080 के 80 पंचायत समितियों के लोग हमारे जीते हैं और सारे 71,000 पंच हमारे जीते हैं और 6200 सरपंच हमारे जीते हैं। आपकी डिबेट में ये कहने में चलिए नहीं विद्रोही जी, आपने बिल्कुल अभी नतीजे कई जगहों के आ रहे हैं और कई जगहों से खबरें आई हैं जहां पर अब जैसे मैं अपने जिले का बता सकता हूं, मेरा जिला रेवाड़ी है, मैं रेवाड़ी में हूं सर। ठीक है, मेरे पास तो केवल रेवाड़ी की जानकारी है। रेवाड़ी की जानकारी ये है कि रेवाड़ी में अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें हम ज्यादा सीटें जीते हैं और जो हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत जी, उनके जो खास समर्थक थे 4 लोग जिनको वो चेयरमैन बनाना चाहते थे, वो सारे हार गए, वो हार गए 4-5। और जो बीजेपी के मंत्री थे, पूर्व मंत्री होते थे कोसली के, उनकी घरवाली हार गई। वार्ड नंबर 2 से वो जो विक्रम सिंह जी एक्स मिनिस्टर थे इनके बीजेपी के, उनकी खुद की पत्नी हार गई, जो जिला परिषद की चेयरमैन भी थी। तो रेवाड़ी जिले का जहां तक ताल्लुक है, चलिए नहीं इस तरीके के, और मैं आऊंगा आगे सर, इस तरीके के कई और फिगर हैं जहां पर कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया और खुलकर प्रचार किया, लेकिन उनके पुख्ता जानकारी है। मैं तो आपको वही बात नहीं ठीक है सर, आपने नहीं बिल्कुल आपकी जो जानकारी है वो दुरुस्त है और ऐसे कई जगहों से हमारे पास अपडेट हैं जिसमें कई बड़े नेताओं ने खुलकर प्रचार किया। वो टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे, लेकिन प्रत्याशी हारे हैं और इसका आकलन भी दलों को करना होगा। राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के लिए क्या हासिल हुआ अब तक, जो नतीजे आए उसके हिसाब से? देखिए धर्मराज जी, आम आदमी पार्टी ने बड़ा जोरदार तरीके से अपना खाता खोला है पंचायती राज चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 100 के करीब सीटों पे जिला परिषद का चुनाव ही सिंबल पे लड़ा था। और अभी तक जो जानकारी है सिर्फ कैथल, सिर्फ सिरसा और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में करीब 10 से ऊपर कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के विजयी हो चुके हैं, जो मेरे पास अभी तक जानकारी आई है उसके अनुसार। अंबाला में बेहतर रिजल्ट है, बिल्कुल। हाँ जी, अंबाला और सिरसा में जो है ना बहुत बेहतर रिजल्ट है अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है, और बाकी जगह की अभी काउंटिंग चल रही है। बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा भी नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि एक बड़ी सार्थक बहस आज चल रही है। बहुत देर से सरकार ने जो है ना करीब 1.5-2 साल का देरी से ये चुनाव करवाए हैं। हालांकि आप देखिए कि बीजेपी की सरकार जो है ना हर जगह अपना एक इंजन उतार देती है। जब भी कहीं कोई स्थानीय चुनाव होते हैं तो वो अपना एक इंजन लेके पहुंच जाते हैं कि भाई अब ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। लेकिन यहाँ जब हरियाणा में पंचायती राज चुनाव की बारी आई तो इनके अपने इंजन जो है वो छिन भिन्न हो गए, कहीं इनको इंजन नजर नहीं आया।
और इस चुनाव से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आई, जो सरासर दिखाता है कि गांव के अंदर, देहात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में बिल्कुल कहीं कोई जनाधार नहीं है। और अभी आम आदमी पार्टी की जोरदार तरीके से शुरुआत हो चुकी है और आने वाला समय हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह आम आदमी पार्टी का है। प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ पूरी उम्मीद से जो है वो देख रही है। अभी आज हरियाणा के सभी जनता की, कर्मचारियों की, कच्चे कर्मचारियों की और जितनी जो समस्याएं हैं, सब लोग हरियाणा के लाल केजरीवाल की तरफ ही उम्मीद से देख रहे हैं और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का बहुत उज्जवल है। चलिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल है और आम आदमी पार्टी का नतीजा कैसा होगा, जो जिक्र किया है अब से थोड़े वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कि अभी कुछ घंटे लगेंगे, यानी कम से कम आज का दिन तो गुजर जाने दीजिए जब फाइनल नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने सिंबल पर चुनाव लड़े उसके नतीजे क्या हुए, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उस पर कई लोग अपना दावा ठोकते हैं कि मेरा आदमी था, हमने इसको सपोर्ट किया। और बाद में उस शख्स को तय करना है जो जीत कर आया है वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर कि वो किसको अपना समर्थन देता है। यहां पर मैं अब ओंकार सिंह जी को इस डिबेट में लेकर आऊंगा। ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल जो एक वक्त बहुत बड़ी पार्टी हरियाणा की होती थी, इस वक्त बहुत सियासी तौर पर बुरे दौर से गुजर रही है और अब तक जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक नतीजा तो आपको आ चुका है, करण चौटाला चुनाव जीत गए। ये वो सीट थी, ये वो करण चौटाला का जीतना बहुत जरूरी था इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत एक मैसेज कन्वे कर रहा है। देखिए, हमने 74 सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ा, अभी रिजल्ट पूरे नहीं है। जब रिजल्ट आएंगे तभी इसका फैसला हो पाएगा। मैं अपने भाई विद्रोही जी की बात का एक बात तो समर्थन करता हूं कि अभी फैसला आया नहीं है। और बीजेपी के भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि वो भी हमारे जीत गए, वो भी हमारे जीत गए। अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम 74 सीट पर लड़े, बीजेपी 102 सीट पर लड़ी और आम आदमी पार्टी 100 सीट से अधिक पर लड़ी। ये तो जब सारे रिजल्ट कंपाइल हो जाएंगे तब रिजल्ट आएगा। और दूसरा, अभी मेरे भाई वेद प्रकाश जी कहे तो बहुत बढ़िया रहते, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि वो तो सिंबल पर लड़े ही नहीं, और दूसरी तरफ वो कहते रिवाड़ी में सारे हमारे जीत गए। ये कैसे हो सकता है? आप अगर सिंबल पर लड़ ही नहीं रहे तो रिवाड़ी में कैसे आपके जीत गए, कैसे पता लगेगा? ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जितने आजाद खड़े हुए वो सारे कांग्रेस के, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जिसको भी जनादेश मिलता है वो जीत का पर्व मनाता है और दूसरे को चाहिए होता है कि वो दोबारा से फिर मेहनत करे। नहीं, ओंकार सिंह जी, ये तो मैंने भी, ये देखिए, मैंने आपसे थोड़े आप तकरीबन 1 मिनट पहले मैंने इस चीज को ऐड ऑन किया कि जो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं उसमें तो कुछ इफ एंड बट नहीं है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उस पर बाद में कई लोग अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के, उस जिले के लोगों को भली भांति पता होता है कि जो उम्मीदवार है इसका झुकाव किस तरफ है, अगर इसने बगावत की है तो वो किस दल की तरफ से था और कौन सा बड़ा नेता है जो इसको बैक कर रहा था। तो अपने अपने दावे लोग करते रहे, लेकिन जनता को, उस क्षेत्र के लोगों को हकीकत पता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, जनता को भी हकीकत पता है और उस व्यक्ति को भी पता है कि उसकी विचारधारा किस दल से मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब लोकतंत्र में सिंबल पर चुनाव ना लड़ा जाए, जो आजाद प्रत्याशी है चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी है, वो उस विचारधारा से तो बंधे रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं ताकि अपने समय के काम करवा सके। हाँ, ये भी एक फैक्ट है, पहलू है, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता इसको। मैं आता हूं विद्रोही जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चले मैं 1 मिनट आता हूं सर, आता हूं, टाइम है अभी हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास, तो अभी शुरुआती है। लेकिन ओंकार सिंह जी, करण चौटाला के रिजल्ट पर बात करना बनता है, बड़ी एक नाक की लड़ाई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, करण चौटाला पहले भी जिला परिषद के मेंबर बन चुके हैं और उप चेयरमैन भी रहे हैं। उनकी जीत तो निश्चित थी, सब पार्टियों ने मिलकर उनको हराने की कोशिश करी, लेकिन आपने बोला कि इनेलो बुरे दौर से निकल रही है। मैं ये मानता हूं इनेलो बुरे दौर से निकल रही थी, आज वो स्थिति नहीं है,
किसान आंदोलन के बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जब किसानों के लिए इस्तीफा दिया, उन्हें जीत कर आए, उसके बाद इनेलो प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक मुद्दे में, चाहे आप डॉक्टरों का मुद्दा ही ले लीजिए, एमबीसी छात्रों का मुद्दा ले लीजिए, हर एक मुद्दे में इनेलो सड़क से विधानसभा तक जनता की लड़ाई लड़ती है और जनता सुप्रीम होती है। जनता देख रही है कौन सा दल उसकी लड़ाई लड़ रहा है और इसका रिजल्ट आने वाले 2024 में मिलेगा। लेकिन आपके नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है सर। मैं ना पहले सबसे एक कमेंट लेने के बाद मैं उसी पे आऊंगा। अभी जहां पर हम हैं, तकरीबन 1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और तकरीबन 2 साल से कुछ कम, आप कह लीजिए 2024 में ये नवंबर का दिसंबर का महीना होगा जब रिजल्ट आकर नई सरकार अब तक लगता है बन जाएगी 2024 में, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने के बाद। कई लोग ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है ये जनता के नब्ज को बताएगी, जनता के मूड को बताएगी, जनता का मिजाज क्या है सरकार को लेकर और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको लेकर क्या है, क्योंकि यही जनता है जो 1.5 साल के बाद लोकसभा के लिए अपना प्रधानमंत्री चुनेगी, अपना सांसद चुनेगी, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद अपने विधायक को चुनाएंगे, उसके बाद राज्य की सरकार बनेगी। तो यहां से फिर अब अपने हिसाब से जो सियासी दल हैं अपना गियर चेंज करेंगे। सत्ता दल ये देखेगा कि भाई नतीजे आए तो अनुरूप आए तो उसमें और क्या कुछ बदलाव करना है, अगर नहीं आए तो क्या कुछ चेंजेस लाना है। विपक्ष ये देखेगा कि हमको और कहां पर किस क्षेत्र में काम करना है और जनता तक क्या हम अपनी बातों को लेकर जा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, एक सवाल लोगों ने उठाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं है ये कहने के लिए कि ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी समर्थित जीते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा अपडेट है, जैसे कि एक रेवाड़ी की बात को मैं, विद्रोही जी की बात को मैं मान लेता हूं अभी, जो उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता जिनको बैक कर रहे थे वो लोग चुनाव हार गए हैं। देखिए, विद्रोही जी तो अपना भाषण तैयार करके लाए हैं कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ क्या बोलना है जी। इन्होंने मेरे को सुना नहीं, मैंने पहले ही कहा था जब अभी तो अपना जश्न मनाएंगे और 4-5 दिन के बाद पता चलेगा कौन किस पार्टी का है। और मैंने कहीं दावा नहीं किया कि हमारी पार्टी आज इतना चुनाव जीत रही है, क्योंकि हमारे पास तो पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है और अभी तक चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं। मैंने ये जरूर कहा है कि ज्यादातर लोग हमारे जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनको मैं जानता हूं, जिनके मेरे पास जानकारी है, वो चुनाव जीत रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होने लग जाएगा कि कौन किस पार्टी का चुनाव जीता है। तो ये 2 चीजें तो मैं लोकदल की भी बात सुन रहा था, लोकदल के करण जी चौटाला जीते, अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन आप एक बात देखिए, जिसके परदादा मुख्यमंत्री रहे हो और उप प्रधानमंत्री रहे हो, जिनके दादा मुख्यमंत्री रहे हो, जिनके पिताजी एमएलए रहे हो, विपक्ष के लीडर रहे हो, वो एक जिला परिषद का चुनाव लड़े और जीते तो कोई खास बात नहीं। लेकिन सर भूपेंद्र जी, हराया किसको? वो भी तो परिवार के एक समर्थक को ही हराया, परिवार के सदस्य खड़ा थे, वो भी इस परिवार से ही आते हैं। किसको हराया करण चौटाला ने? नहीं देखिए, नहीं वो जो चौधरी रंजीत सिंह के लड़के का तो नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया था ना किसी को, उन्होंने तो कहा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, रंजीत सिंह जी मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने कहा था कि हमारे क्षेत्र में आकर कोई ललकारेगा तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ये फर्क होता है, आदमी जितनी खुद राय मिलती है वो दूसरे को उतनी राय नहीं दिला सकता। और इस बात का असर भी है कि वो एक बड़े परिवार का आदमी, छोटा जो चुनाव लड़ रहा था, उसमें लोगों ने उसके इन्फ्लुएंस में आके वोट दिया होगा, इसमें किस्म में वो नहीं है। अगर कोई रंजीत सिंह का लड़का खुद चुनाव लड़ रहा, मुझे ये बताइए, नहीं सर एक छोटा सवाल, अंबाला जो इलाका है, अंबाला में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो विजयी हुए हैं। अंबाला तो आपके हाई प्रोफाइल मंत्री जी का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या हो गया, क्या खराब हो गया? कई सारी योजनाएं वहां पर चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद और कई सारे विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर लगे, फिर नतीजे क्यों खिलाफ गए? देखिए, एक तो हमारी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही, दूसरा ये होता है सर, ये बचने का रास्ता निकाल ले रहे हैं आप कि हमारी पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रही है।
मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। हाँ। सुनिए, आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए। और ये जो चुनाव होता है इसमें पार्टी की ज्यादा बात नहीं होती। जितना आप छोटा चुनाव पे जाते रहोगे तो गांव में जो परिवार होता है, गांव में जो भाईचारा होता है, हाँ। वो अलग अलग पार्टियों के होते हुए भी एक कैंडिडेट को वोट डालते हैं। क्योंकि कोई किसी एक बड़े परिवार 50 परिवार एक जैसा ठोला होता है उसमें है, उसमें से 10-20 परिवार दूसरी पार्टी के होते हैं, 10-20 दूसरी के होते हैं। लेकिन जब ये लोकल चुनाव आता है वो सारी पार्टियों के लोग। सर ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, देखिए थोड़ा ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं आपकी बात से इस मामले में जरूर असहमत हूं। पंच सरपंच का चुनाव बहुत छोटे स्तर पर होता है, जिला परिषद एकदम छोटे स्तर का तो होता नहीं है। जिला परिषद में किस तरीके से खेल होते हैं, कितने बड़े लोगों के चेहरे पर दांव लगता है, और जो विशेष तौर पर जो चेयरमैन वाला का पद होता है उसके लिए क्या हिसाब से लॉबिंग होती है, ये सबको पता है। कोई भले नहीं कहे, अलग बात है, लेकिन वही जब चेयरमैन बन जाते हैं तो लोग बड़ी ताल ठोकते हैं कि देखिए हमारे समर्थक इस वक्त चेयरमैन बने हुए हैं। आपने जो बात कही सर, आपकी अपनी दावे हैं, और अभी मैंने जैसे कहा आपने, सभी लोगों ने स्वीकार किया कि अब कम से कम 2 दिन का वक्त तो लगेगा पूरी तस्वीर साफ होने में। आप चारों सर हमारे साथ बनी रहिएगा। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि ये नतीजे जो अब तक आए हैं, पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीर बिल्कुल धुंधली थी वो थोड़ी बहुत तो साफ होती जा रही है, और जो अब तक तस्वीर साफ हुई है वो इशारा क्या कर रही है। इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए काउंटिंग हो रही है। कई जगहों के नतीजे आ चुके हैं, कई जगहों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। तस्वीर थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी स्पष्ट हुई है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। अब मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास जाऊंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो भी परिणाम हो, अगले 2-3 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, आप सभी लोग उसका आकलन करेंगे, ये जो मैंडेट है ये 24 के लिए इशारा करेगा? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं जवाब अपनी बात का दूंगा। मेरे भाई ने सवाल उठाया कि विद्रोही तो स्क्रिप्ट लिख कर आया वैसे ही कह देता है। भैया, मैं रेवाड़ी का निवासी हूं, रेवाड़ी जिले का, और रेवाड़ी जिले के एक एक कार्यकर्ता को, चाहे वो भाजपा का है, चाहे लोकदल का है, चाहे कांग्रेस का है, निजी रूप से जानता हूं, और वो सब निजी रूप से मुझे जानते हैं, और सब दलों के कार्यकर्ता मेरे से आते हैं, मेरे से बहुत अच्छे संबंध है सबसे। ये आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता से पूछ लेना। हमारे यहाँ 13-14 रिजल्ट आए हैं। हमारे यहाँ 2 ग्रुप हैं, एक तो राव इंद्रजीत जी का ग्रुप और एक एंटी राव इंद्रजीत जी का ग्रुप। तो 6-7 उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी के जीते हैं, और 6-7 कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते हैं, 5-6, और 1-2 ऐसे हैं जो इधर उधर हो सकते हैं। तो मैंने कोई गलत बात नहीं बताई, मैं एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए मैंने रेवाड़ी जिले की बात कही। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये जो मेरे साथी कह रहे हैं 3 पार्टियों के कि भाई 3-4 दिन लगेंगे। जी बिल्कुल नहीं लगेंगे। हम कह सकते हैं कि हमें 3-4 दिन लगेंगे क्योंकि हमारा कोई उम्मीदवार सिंबल पर नहीं था। अब बीजेपी का सिंबल पर खड़ा है, वो तो चुनाव आयोग की वेबसाइट बता देगी ना कि वे 102 उम्मीदवार खड़े हुए थे बीजेपी के, 10 जीते, 20 जीते, 15 जीते, 102 जीते। उनका तो रिजल्ट आज ही आ जाएगा, अभी आ रहा है, हाथ की हाथ आ रहा है। आप पार्टी के 100 के 100 हाथ की हाथ आ रहा है, इनेलो के 74 हाथ की हाथ आ रहा है। तो उनका ये कहना कि उनको 3-4 दिन लगेंगे, जल्दबाजी होगी। अगर वो अपने सिंबल वाले उम्मीदवार उनके अच्छे जीतते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी अनुपात में उनके जो समर्थक भी जीते होंगे। और यदि उनके सिंबल वाले ही बैठ जाते, कोई जीतता ही नहीं है, तो निर्दलीय उनके कहां से जीतेंगे? नंबर 1 बात। अगली बात, इन चुनावों को आप 3 ढंग से सोचिए। पहला चुनाव यह है कि जितने भी जो 411 जिला परिषद के और 3080 पंचायत समितियों के और 71,000 पंचों को छोड़ दीजिए, 6200 सरपंच, ये ग्रामीण समाज के नए नेता पैदा हुए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो पार्टी के सिंबल पर जीते हैं वो निश्चित रूप से जिस पार्टी को, इन 3 पार्टियों में जितने इनके उम्मीदवार जहां जीतेंगे वहां इनको फायदा होगा और इनको वो 2024 में भी लाभ देगा। और जो सिंबल पर नहीं जीते उसमें कुछ कट्टर
जिन पार्टियों के जो कट्टर उम्मीदवार हैं वो कितने जीते इस पे फर्क पड़ेगा। और जो नए चुनाव लड़ रहे हैं उनको कौन सा दल जमीन के लेवल माइक्रो लेवल पर अपने साथ जोड़ पाता है, इसका प्रभाव। हाँ, ये बिल्कुल, इसमें कई सर नए लोग जीत कर आते हैं। और सुनिए सर, एक मिनट और सुनिए। और आप जीतते हुए उम्मीदवार को ये मत मान लीजिए कि भाई वो तो पार्टी की बड़ी भारी जीत होगी। वो भी एक हम गलत फहमी के अंदर हैं। क्यों गलत फहमी के अंदर हैं? 13, 10, 12 उम्मीदवार खड़े हैं, बहुत थोड़ी वोट मिली है। अगर मान लो एक वार्ड में 30,000 32,000 वोट है तो जीतने वाले को तो 3-4 हजार ही वोट मिली है ना। जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसमें जो हार गए उम्मीदवार, मान लो 3 उम्मीदवार हार गए जिन्होंने 2,500 हजार वोट लिए, तो वो जीतने वाले से ज्यादा वोट वाले उम्मीदवार हैं। तो वो जो हारे हुए 3 उम्मीदवार हैं उनको अगर मान लो एक पार्टी अपने साथ जोड़ लेती है तो वो जो जीता सर विद्रोही जी, ये तो चलिए चुनावी रणनीति का सर। हाँ नहीं ठीक सर ये चुनावी रणनीतिकार कमरे में बैठकर हिसाब करेंगे कि किसको उसमें देखेंगे कि देखिए हमें 18 से 25 साल के आयु वर्ग के इतने लोगों का वोट मिला। आपने वही ग्रामीण इलाका का प्रभाव। हाँ नहीं ठीक है, मैं बता सर ये नहीं, मुझे आप एक लाइन बताइए, 24 में कुछ इम्पैक्ट करेगा ये परिणाम? देखिए ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ग्रामीण लीडरशिप के जो लोग जीते हैं ना, जीते और हारे सभी को मिलाकर कौन सा किन लोग इस ग्रामीण जो नई लीडरशिप है इसको अपने दल के साथ जोड़ता है। इसमें हार जीत का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चाहे आप हारे हुए को जोड़ लो ज्यादा और चाहे जीतते हुए को एक जोड़ लो। तो ठीक है, इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में कौन सा दल जो ग्रामीण लीडरशिप उभरी है, चाहे हारी है चाहे जीती है, उसको अपने साथ जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस देश ने ऐसे राजनेताओं को देखा है जिन्होंने सरपंच के पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बहुत ऊपर तक गए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें से कुछ सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग निकले जो हरियाणा के सियासत में अपनी एक छाप आने वाले सालों में छोड़े और देश के सियासत में भी अपना एक नया मकाम हासिल करें। वो सभी दलों के हो, काम करेंगे तो राज्य के लिए करेंगे, देश के लिए ही करेंगे। राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो आप इससे पहले बाईपोल हुए, उसमें भी बड़े बड़े दावे आपके तरफ से किए गए थे, लेकिन जनता ने आपकी पार्टी के दावों पर भरोसा नहीं किया, आपकी पार्टी को उपचुनाव में नकार दिया। आपकी तरफ से कुछ कुछ जगहों पर नतीजे जरूर आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो 24 में चुनाव होंगे, लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के चुनाव हों, यहां से आप बेहतर स्थिति में नजर आएंगे? देखिए धर्मराज जी, बिल्कुल बेहतर स्थिति में नजर आएंगे। और जहां तक बात है उपचुनाव में नकारने की, ये भी मैं बिल्कुल पूरी तरह जो है ना आपकी इस बात को भी खारिज करता हूं, क्योंकि आप एक चीज देखिए, ये जो उपचुनाव था ये कोई 5 साल के लिए चुनाव नहीं था, ये केवल मात्र 1.5 साल के लिए चुनाव था। और जहां तक इस 1.5 साल के चुनाव में भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारण जो बाकी पार्टियां सिर्फ नेता आधारित बातें करती थी, मैं तारो थे मारो, मैं उसका, आदमपुर मेरा आदमपुर, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा की बात करने लगे, स्वास्थ्य की बात करने लगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए इस देश के अंदर कैसी, प्रदेश के अंदर कैसी सरकार चल रही है। उस उपचुनाव के लिए आदमपुर के कुछ स्कूलों का डीमर्जर किया गया था, उनको बहाल किया गया था। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले, चुनाव खत्म होते ही 5 बजे के बाद पहला काम इस सरकार ने ये किया कि उन स्कूलों की जो वापिस जो है उनको भंग कर दिया गया, दूसरे स्कूल के साथ जोड़ दिया गया। और दूसरी चीज, अभी आज पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है आज मुद्दों की बात होने लगी सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारण। नहीं तो क्या है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और पता नहीं किस किस चीज के नाम पे, लड़वाने के नाम पे सिर्फ चुनाव लड़ते रहे। और आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये मानने पे मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ मानने पे नहीं, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर,
बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर और जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर जिस तरीके से काम करके दिखाया है, आज आम आदमी पार्टी सर उसी वजह से सर मैं ठीक है सर, आपने कहा नहीं राजेंद्र जी, आपने कहा कि आपने मेरी बात को खारिज किया, ठीक है सर, वो आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है। आपने मुद्दा दिया, लेकिन मुद्दे को और लोगों ने भी आगे, और लोग भी मुद्दे लेकर आए, लेकिन जनता तो आपके साथ नहीं आई। और लोकतंत्र में तो वोट का मामला होता है ना सर। नहीं, देखिए, जनता, आम आदमी पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी पहली बार प्रदेश के अंदर ये उपचुनाव लड़ा, और आम आदमी पार्टी का कोई इस तरह से वो नहीं था। उससे पहले एक बहुत जोरदार रैली की गई आम आदमी पार्टी की। देखिए, आप एक चीज देखिए, तो फिर सर इसका मतलब ये है कि नहीं सर एक मिनट, फिर आप राजेंद्र जी ये कह रहे हैं, इधर आपकी तरफ से दावा किया जाता है कि 24 में हम सरकार बना रहे हैं। आता हूं विद्रोही जी, आता हूं। आप दावा करते हैं कि 24 में हम सरकार बना रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अभी नई पार्टी है, तो नई पार्टी तो आप ये मत कहिए कि हम सरकार बनाएंगे। नहीं, क्यों नहीं कहे, आम आदमी पार्टी। आता हूं सर। धर्मराज जी, आप एक चीज देखिए, आज विधायकों की संख्या के मामले में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर, देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ आपके इसी डिबेट चैनल पे ही 3-3, 4-4 पीढ़ियों से चल रही आ रही पार्टियां बैठी हैं। उन पार्टियों के उनके जो दोनों गुटों के जो विधायकों की संख्या के बराबर आम आदमी पार्टी के आज राज्यसभा में संख्या बल है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये देखिए कि आज आम आदमी पार्टी साथ लगते पंजाब में सरकार है, और बहुत बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, और इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। सर एक मिनट, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मोटिव आपका है कि राष्ट्रीय दलों की सूची में आम आदमी पार्टी का नाम लिस्ट हो जाए, उस पर ज्यादा जोर लग रहा है। और नो डाउट आपने रिकॉर्ड बनाया है, एक क्षेत्रीय पार्टी जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तो सत्य है। नहीं, इसमें आप एक चीज देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों पे बात करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है सर, सभी लोग नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मुद्दों को लेकर नहीं आती है। आपके अपने मुद्दे होते हैं, आप प्रायोरिटी लिस्ट होती है, किसी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में जो मुद्दा नंबर 1 होगा, हो सकता है दूसरे दल के प्रायोरिटी लिस्ट में वो मुद्दा नंबर 5 होगा। मैं आता हूं सर आपके पास। ओंकार सिंह जी, आपने सबको सुन लिया। 24 की राह कितनी मुश्किल है, कितना आसान है, क्या परिलक्षित होंगे इस पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने बार बार पूछा, सभी प्रवक्ता साथियों से पूछा कि क्या इस चुनाव का इम्पैक्ट 2024 में आएगा। देखिए, ये तो सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हमेशा हैवी रहते हैं। 2024 में किस पार्टी का क्या घोषणा पत्र होगा, क्या वो चाहेगी, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, मेरे भाई भूपेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि करण चौटाला अगर जिला परिषद की मेंबर जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, इनका कोई बड़ा लीडर अपने बेटे को, पहली बात तो जितनों ने अपने बेटे उतारे थे, अनूप धानक की चाची, निशान सिंह का बेटा, जितनों ने बड़े उन्हें उतारे थे, सबके हार गए। जब कोई बड़े व्यक्ति का बेटा या खुद छोटा चुनाव लड़ता है, तो वो छोटा चुनाव बहुत अहमियत से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जीतना बड़े चुनाव से जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जिला परिषद में अगर अभय चौटाला जी का लड़का खड़ा है, उसको हराने के लिए सभी एक से एकजुट हो जाएंगे, ये इनको पता है। तो इन्होंने बोला कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पड़पोता और सीएम का पोता अगर जीत जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये उल्टा चल रहे हैं। आप लड़वा लीजिए, अनिल विज के किसी परिवार वाले को लड़वा लीजिए, खट्टर के किसी भाई बहन को लड़वा लीजिए, पता लग जाएगा नतीजा। देखिए, मेरे पास सिरसा का रिजल्ट आया। सिरसा की 24 सीटों में से 16 सीटें इनेलो ने जीती हैं। किसी जगह कमजोर भी होंगे और किसी जगह पावरफुल भी होंगे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन 2024 में अगर हम देखें तो इन चुनाव का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। थोड़ा आएगा, ज्यादा आएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है जो परसेंटेज नाप के दे दे कि इतने परसेंट इफेक्ट आएगा इस चुनाव से। ठीक है सर, हाँ, और अभी तो बिल्कुल अब मतलब कि 1.5 साल और 2 साल का वक्त है, और ये लंबा वक्त है। अब इसमें कई ऐसे इन 1.5-2 सालों में कई मुद्दे बनेंगे, कई मुद्दे गौण भी होंगे।
तो उस पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन एक मैसेज कन्वे तो जरूर होता है। और ये होमवर्क करने का भी वक्त होगा। आप चारों जो नुमाइंदे बैठे हैं दलों के, वो अपना अपना होमवर्क यहां से करेंगे कि कहां पर कमी रही। चुनाव से एक चीज तो पार्टी को स्पष्ट हो जाती है कि मैं इस जिले में मजबूत हूं, इस जिले में मेरे को बहुत वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल, वही मैंने कहा, होमवर्क तो यहां से फिर ये कहना कि इसका बिल्कुल इफेक्ट आएगा ही नहीं। और दूसरा, मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, मेरे को समझ नहीं आता कि टीवी चैनल पर बैठकर कितना बड़ा झूठ बोल देते हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। उन्होंने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बोला था शायद। देखिए, सिर्फ दिल्ली में इनके विधायक हैं और पंजाब में। हाँ। इनसे तो कई ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं। हाँ। देखिए, झूठ भी वो बोला जाता है जो किसी को खपत में हो जाए। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हो आप, चैनल पे बोल रहे हो, ये बड़ी अजीब बात है। इससे जनता में अच्छा इफेक्ट नहीं जाता। जनता कोई बेवकूफ नहीं है। आज जनता बहुत समझदार हो चुकी है, उसको मालूम है कौन सी पार्टी का प्रभाव किस राज्य में है। कौन, अब हम क्या दें, हमारी नलों का प्रभाव गुजरात में है, तो कितना बड़ा झूठ होगा। ऐसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात करते हुए ये भी नहीं सोचते क्या कह रहे हैं। चलिए सर, मेरे पास आखिर के सर ठीक है, ओंकार सिंह जी, मेरे पास आखिर के 10-12 मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि अब जो सवाल जवाब मैं करूं, बहुत छोटे छोटे जवाब अब मैं सब लोगों से लूंगा। मोटे तौर पर सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी। शुरू में भूपेंद्र सिंह जी से करूंगा। सर, सत्ताधारी दल हैं आप, और इस चुनाव की अगर हम बात करें, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ कम था, खोने के लिए ज्यादा था। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा पाती है, खोती कभी नहीं। एक ही पार्टी है जो बड़ी पार्टी होती जा रही है, और दूसरी पार्टी तो घटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी। हमारी जो नीतियां हैं वो तो बहुत कल्याणकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं नेशनल लेवल पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल उतना एक्सपेंड नहीं करना है सर। चुनाव की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी तो जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। कुछ पार्टी और कुछ पार्टियों के नेता वो जोड़ते नहीं है, वो तोड़ते हैं, तोड़ने में माहिर हैं। हमारे जो कांग्रेस के साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि मुझे सभी जानते हैं, ये उनकी बात सही है। मैं भी उनको जानता हूं, हमने दोनों ने जनता पार्टी में इकट्ठा काम किया है। हम तो समाजवादी लोग थे, सारी उम्र हम परिवारवाद के खिलाफ लड़े, और पता नहीं विद्रोही जी को क्या हो गया, अब परिवार के ही गीत गाते रहते हैं सारा दिन। अरे मैं ये कहता हूं, ये बगैर लोभ लालच के पार्टी में जब भी थे, मैं भी था, हमने किसी से कभी कोई समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के खिलाफ। लेकिन अब विद्रोही जी एक ही परिवार के गीत गाते हैं और पार्टी को तो ये भूल ही जाते हैं। तो मैं तो इनका आदर करता हूं और इसमें कोई शक नहीं सर, चलिए अच्छी बात है। सियासत में ये जो प्यार है वो बना रहना चाहिए। बड़ी कटुता आ गई है। अगर आज आपने कहा पुराने साथी, और आप लोग पुराने लोग हैं, इसलिए संभवतः जो नए लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि राजनीतिक विचारधारा के तहत मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आपकी जैसा आपने कहा कि जनता पार्टी के दौर में आप लोग साथ में रहे हैं, तो वर्तमान जो राजनीति करते हैं, जिन्होंने वर्तमान में सियासत शुरू की है, उनको पुराने लोगों से कम इस चीज़ को तो सीखना चाहिए। और मैं भी अमूमन ये देखता हूँ कि जो पुराने लोग हैं उनमें वो अपनापन और प्यार, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी, उनमें वो चीज़ें नज़र आती हैं, दिखती हैं, जो नए लोगों में लैक कर रही हैं। आपने अपनी बात तो कह दी है सर, लेकिन अब मैं जल्दी से छोटा सा एक बात करना चाहता हूँ कि हम लोग जब चुनाव लड़ते थे, मैंने बहुत पहले चुनाव लड़ा था, 87 में मैं पार्षद बना था। तो उस समय लोग हमारे से पूछने आते थे अगले चुनाव में कि हम अगर बनेंगे तो लोगों का क्या भला कर सकते हैं, और आज ये पूछने आते हैं कि हम बनेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। ये इतना बड़ा जो फर्क है वो राजनीति में जरूर आ गया है, और इस फर्क को जो है ना खत्म करना चाहिए। लोगों की सेवा राजनीति। ठीक है विद्रोही जी, आपके पुराने मित्र कह रहे हैं कि देखिए, या तो हम जीतते हैं या ये सीखते हैं, हारते नहीं है। ये शुरू करूंगा। निश्चित रूप से मेरे
भूपेंद्र जी बहुत पुराने साथी पहले भी थे, आज भी हैं। इन्होंने कहा मैंने विचारधारा बदल दी। अरे मैंने कहा बदली? मैं तो पहले भी गांधीवादी समाजवादी था, आज भी गांधीवादी समाजवादी हूं। आप सांप्रदायिक पार्टी में गए हैं, आपने विचारधारा बदली है। मेरे पास तो कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तो मैं गांधीवादी समाजवादी हूं तो कांग्रेस में जाऊं, और बीजेपी में जाता हूं तो आपकी तरह सांप्रदायिक बन जाऊं। अगली बात, मेरे भाई आप पार्टी वाले कह रहे थे कि हम तो नए हैं। अरे भैया गलत मत बोलिए, आप 2014 से हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो दूसरी बात है। आपको सफलता नहीं मिली, आपने 2014 का लोकसभा लड़ा, विधानसभा लड़ा, 2019 का लोकसभा लड़ा, विधानसभा लड़ा, नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगी। असत ना बोलें। और आपसे ज्यादा विधायक तो तृणमूल कांग्रेस के हैं। आपके कुल मिलाकर 162 विधायक हैं और अकेली तृणमूल कांग्रेस के 212 विधायक हैं। तो असत्य कम बोलें, सत्य का सहारा लें। और जहां तक राजनीति में परिवर्तन की बात है, निश्चित रूप से राजनीति में परिवर्तन जो आया है वो व्यक्तिवादी और स्वार्थी परिवर्तन आया है। मैं भूपेंद्र भाई जी की इस बात से सहमत हूं। और जो निजी स्वार्थ है वो हावी हो गए और जन सेवा पीछे हट गई। और जहां तक इन चुनावों का प्रभाव है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भाई ये चुनाव भाईचारे के चुनाव हैं, कोई पार्टी के सिंबल पर नहीं हुए। मेरी एक बात का जवाब किसी भी प्रवक्ता ने अभी तक नहीं दिया। अब मेरे साथी ने कहा कि ये 16 जीते हैं सिरसा से, इसका मतलब सिंबल पर लड़े थे। अगर ये 16 जीते तो इनके 16 सिंबल पर आएंगे। अगर इनके 16 जीते हैं, उधर वो कह रहे हैं आप पार्टी वाले हमारे अम्बाड़ा और वहां से 10 जीत गए, वो भी सिंबल पर लड़े थे। इसका मतलब है दोनों में एक असत्य जरूर बोल रहा है। अम्बाड़ा में जो आप पार्टी को जो थोड़ी मोड़ी सफलता मिली है वो इसलिए मिली है कि निर्मल सिंह जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े मजबूत नेता हैं और वो आप पार्टी में चले गए। उनकी बेटी वो दोनों नंबर 2 पर रहे थे। अनिल विज से थोड़ी सी वोटों से हारे थे वो निर्दलीय लड़कर। हमने टिकट नहीं दी थी उनको। तो उनका प्रभाव क्षेत्र से ये 2-3 सीट जरूर आप पार्टी के लोग जीत गए होंगे अम्बाड़ा में। पर इनके आप पार्टी के दावे और इनेलो के दावे ही कंट्राडिक्टरी हैं, इसलिए क्योंकि दोनों सिंबल पर लड़े थे। एक जरूर सत्य बोल रहा है, मैं सत्य बोलता नहीं। और प्रभाव की जो मैंने बात कहा था, मैं ओंकार जी की बात से सहमत हूं कि आंशिक प्रभाव तो पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लीडरशिप मिलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब कौन सा दल ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, कौन सा दल इन नए जो लीडरशिप गांव की पैदा हुई है उसको अपने साथ कर पाएगा, और ये जो लीडरशिप है किसके साथ जुड़ेगी ज्यादा, इससे प्रभाव पड़ेगा। ये ठीक है कि जीते हुए उम्मीदवार को तो आप खरीद सकते हो क्योंकि उसकी तो कीमत है, पर जो हार गया उसको तो खरीदेगा नहीं। जो हारे हुए उम्मीदवार भी जिस दल के साथ जाएंगे वो जीते हुए उम्मीदवार पर भी हावी हो सकते हैं, क्योंकि जीते हुए उम्मीदवार को बहुत थोड़ी वोट मिलेगी। आप धर्मराज जी वोटों का विश्लेषण कर लें, जब आप ओवरऑल नतीजे आ जाए सर, फिर वोटों का होगा, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ही उस विश्लेषण कर ले, पता चल जाएगा ये कितनी वोट लेकर जीते हैं और कितनी बड़ी विजय है इन लोगों की, आपको पता चल जाएगा। और ये मैं इस बात से, सारे साथियों की बात से सहमत हूं। असली बात जब 3-4 दिन बाद सारे चुनाव के नतीजे आ लेंगे, लोग अपनी अपनी खुद ही चीख कर कहेंगे मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं इनेलो के साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। तब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दल हावी रहा, कौन सा कमजोर रहा। पर एक बात तय है कि भाजपा का ये दावा गलत है हरियाणा के संदर्भ में कि हम बढ़ रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। नहीं भैया, आप 2019 के चुनाव में 47 सीट थी, आप 40 पर आ गए। कांग्रेस की 15 थी, कांग्रेस 31 पर आ गई। आप दावा कर रहे थे 75 सीट का और रह गए 40 सीट पर। 3 उपचुनाव में भूपेंद्र जी तीनों में आप चलिए मैं ठीक है सर समय की थोड़ी, इसलिए विद्रोही जी सर समय की पाबंदी है। मैं ओंकार सिंह जी मैं आता हूं सर भूपेंद्र जी 1 मिनट, मैं सर समय की पाबंदी में आता हूं। ओंकार सिंह जी और राजेंद्र जी से एक जल्दी टिप्पणी लेता हूं। राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल तो बड़े खड़े हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाने का सोच रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति बड़ी साफ है और आम आदमी पार्टी की रणनीति केवल मुद्दों की रणनीति रहती है और मुद्दों से कोई समझौता करने का कोई विकल्प जो है या कोई सवाल ही नहीं उठता कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से कहीं पीछे हटेगी। देखिए, आज सारे लोग, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार देख लीजिए या कहीं इधर उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख लीजिए,
कि जनता को जो सुविधा मुहैया करवाने की बात अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारण मजबूर उनको किया जा रहा है। वो अपने हाथ से सत्ता खिसकते हुए देख के केवल आम आदमी पार्टी की नीतियों का अनुसरण करने की बात करते हैं और उनके पास कहीं कोई विजन नहीं है, कहीं कोई कुछ भी नहीं है। आज पंजाब के अंदर देखिए कच्चे कर्मचारी को पक्का किया गया है और जो पुरानी पेंशन बहाली का जो काम पंजाब सरकार ने किया है उसकी तरफ आज पूरा देश आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहा है कि जनता से जुड़े सरोकार अगर कोई सुनवाई कहीं हो सकती है तो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार में हो सकती है। आज 85% जो से ज्यादा लोगों के पंजाब के अंदर जीरो बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं और वो शुरुआत कहां से हुई? दिल्ली से शुरुआत हुई। पंजाब के अंदर अनुसरण हुआ, दिल्ली से शुरुआत हुई और अब हरियाणा के अंदर भी लोगों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि भाई कांग्रेस के बस की बात तो बीजेपी को हराना है नहीं। कांग्रेस को वोट देना मतलब एक प्रकार से बीजेपी को ही वोट देना है। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी किसी ना किसी उससे अपनी तरफ अपने पाले में मिला लेती है, चाहे वो कोई ईडी सीबीआई का भय दिखाओ या कोई लालच दिखाओ या ऑपरेशन लोटस दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांग दी हैं और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो बिल जो इनके जो उतने अभी डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी बहुत छोटा चुनाव है, हम उस ठीक है। विद्रोही जी एक मिनट मैं आता, मैं एक मिनट सर। ओंकार सिंह जी, आपने जो बात कही कि मैसेज कन्वे होने की, इंडियन नेशनल लोकदल की रणनीति पे मैं आपसे सवाल जरूर एक जवाब चाहूंगा। एक मिनट विद्रोही जी एक मिनट सर, एक मिनट। ओंकार सिंह जी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल को अपनी रणनीति में किसी तरीके की बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, इनेलो की शुरू से रणनीति रही है कि जनता के बीच में जाओ। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जी जब चुनाव हार गए थे तो भी वो जनता के बीच में गए थे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीम है। इनेलो शुरू से जनता के बीच में जाती रही है 2000 और अब भी जा रही है। 2019 की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है कि कैसे परिवार और पार्टी में बंटवारा हो गया। मैं मानता हूं उस दौरान एक सीट आई, हम बिल्कुल धरातल पर चले गए, लेकिन दोबारा से हर एक हल्के में मेहनत करके अपने वजूद को हमने दोबारा से जनता में साबित किया है। और अब की राजनीति और पहले वाले वर्षों की राजनीति में दो मूल परिवर्तन आए हैं। पहले वाले राजनीति में जो चुनाव लड़ने वाले नेता होते थे वो 4 साल 9 महीने आराम करते थे, लास्ट के 3 महीने वो चुनाव क्षेत्र में आते थे और जीत जाते थे, क्योंकि पार्टी की हवा होती थी, यहाँ बीजेपी यहाँ कांग्रेस। लेकिन अब के चुनाव में ये बदलाव हो गया आपकी राजनीति में कि व्यक्ति को 24 घंटे 30 दिन जनता के बीच में रहना पड़ता है, तब जनता वोट डालती है उसको। ये बहुत बड़ा बदलाव आया जनता के बीच में। दूसरा, पहले की राजनीति सांप्रदायिक नहीं थी। पहले की राजनीति में अगर अपने से विचार नहीं मिलते तो किसी को देशद्रोही नहीं बोला जाता था। पहले की राजनीति में इसको ये नहीं बोला जाता था ये तो भारत का विरोधी है। अब की राजनीति ऐसी हो गई है कि अगर किसी के विचार आपसे मिल गए तो अच्छी बात, देश प्रेमी, अगर नहीं मिला तो देशद्रोही की संज्ञा साथ के साथ मिल जाती है। ये बहुत बुरी बात है। मेरे बीजेपी के भाई प्रवक्ता ने बोला कि उनके पास वो खोते नहीं है, हमेशा पाते हैं। आपको याद होगा, आपने रामायण देखी होगी, रावण भी यही बोलता था। समय समय की बात है, ईश्वर मेहरबान, अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान, ये हिसाब है आज। लेकिन परिस्थितियां हरियाणा में बदलाव की ओर है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को देख लिया 10 साल शासन करा के। हमारी पार्टी पिछली बार सत्ता में आती अगर 2019 में हमारा बिखराव ना होता, ये मैं मानता हूं। लेकिन अब पार्टी दोबारा मजबूत हो चुकी है। आप खुद देखिए, अगर सिरसा जिले में 24 में से 16 एमसी, ये तो सिंबल पे है। मेरे भाई विद्रोही जी की बात बिल्कुल ठीक है, जो सीट सिंबल पे जीते हैं उसको तो जुठला नहीं सकते ना ही वो एमसी छोड़ के जा सकता है। अगर 24 में से 16 जीत रहे हैं, इसका मतलब सिरसा जिला पूरी तरह से इनेलो की पकड़ में आ गया है। जहां सिरसा जिले में सिर्फ 1 सीट हमारे पास आई थी, अब वो जिला हमारी पकड़ में है और धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी हमारी पकड़ मजबूत हो रही। देखिए, जब कोई परिवार या पार्टी टूटती है तो बिखराव के दौर में उसके पास कम या ज्यादा रह जाता है। हमारे पास बहुत थोड़े वर्कर रह गए थे, मैं मानता हूं, लेकिन
उन थोड़े से वर्कर ने जनता के बीच में जाकर, चलिए ठीक है, बिल्कुल सर, आप नहीं ओंकार सिंह जी, आपने बहुत ऐसी बातें हैं जिसको आपने स्वीकार किया है और ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब आपको बीमारी का ही पता नहीं हो तो आप उसका इलाज क्या करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि आपने उस कमजोरी को स्वीकार किया और वो भी आप ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसमें बेहतर होने की गुंजाइश शुरू हो जाती है। और जैसा लगातार हम शुरू से कह रहे हैं, आप चारों मेहमानों ने भी कहा कि अभी कम से कम 2 दिन का वक्त जरूर लगेगा, और विद्रोही जी ने कहा कि वोट परसेंटेज भी बहुत मैटर करेगा कि कौन जीता तो कितने वोट से जीता, हारा तो कितने वोट से हारा, परसेंटेज किस तरीके का रहा उसका भी आकलन होगा। फिलहाल वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है, कई जगहों के रिजल्ट आ चुके हैं और कई जगहों पर स्थिति थोड़ी बहुत स्पष्ट होती नजर आ रही है। आप चारों मेरे साथ जुड़े, भूपेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ओंकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको पंचायत चुनाव के पल पल की अपडेट से वाकिफ करवा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे बताएं कि कहां से कौन जीत रहा है और कहां कौन हार रहा है।